ओके, तो अब ध्यान दीजिए आप लोग, एमनियोटा के वो वाले लीनिएज जिसमें आई ऑर्बिट के पीछे 2 ओपनिंग डेवलप हुआ। ओके, दोस आर कॉल्ड डायप्सिड्स। कौन है भैया, म्यूट करो। एमनियोटा के वो वाला लीनिएज जिसमें आपका 2 ओपनिंग हुआ आईज के पीछे, तो वो बने डायप्सिड, उसको वो कहलाए डायप्सिड्स। तो डायप्सिड भी जो है बाद में 2 ब्रांचेज उसमें हुआ, एक लेपिडोसोरिया है और दूसरा जो है आर्कोसोरिया। ओके, लेपिडोसोरिया एंड देन आर्कोसोरिया। ये वाला जो लाइन है ये आर्कोसोरिया है, दिस लाइन इज लेपिडोसोरिया। दिस पिक्चर इज नॉट कंप्लीट, बस ये कंसेप्चुअल है तो ये मैंने लगाया, ये आपको समझा रहा हूं। अभी ये वाला पिक्चर में आपको और डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो लेपिडोसोरिया और आर्कोसोरिया हुए। आपको याद हो अगर रेप्टिलिया का सब क्लास याद कराए थे एक दिन क्लास में, याद है? यस सर। एएसआई लास्ट बताए थे ना, एनाप्सिड, साइनेप्टोसूरिया, इस्थियोप्टेरिगिया और लेपिडोसोरिया, फिर आर्कोसोरिया और फिर साइनेप्सिड। बताए थे 3 क्लास, उसमें साइनेप्सिड एक्सटिंक्ट है, ठीक है। साइनेप्सिड जो है रेप्टिलिया का एक्सटिंक्ट हो गया। कौन सा साइनेप्सिड? जो पहले वाले साइनेप्सिड थे, हम भी साइनेप्सिड ही हैं, आप भी साइनेप्सिड ही हैं, लेकिन जो रेप्टिलिया के टाइम पर जो वो ब्रांच हुआ प्रिमिटिव साइनेप्सिड, दोज आर नॉट लिविंग टुडे, दोज आर एक्सटिंक्ट। तो साइनेप्सिड भी एक्सटिंक्ट है, इसका सब क्लास। इस्थियोप्टेरिगिया इज आल्सो एक्सटिंक्ट, ठीक है। और कौन सा एक्सटिंक्ट है इसमें, एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, एनाप्सिडा है अभी, ओके, जिसका चिलोनिया में कछुआ मिलता है आपको, कछुआ बिलोंग करता है चिलोनिया से। साइनेप्टोसूरिया इज एक्सटिंक्ट, इस्थियोप्टेरिगिया इज एक्सटिंक्ट एंड साइनेप्सिडा इज एक्सटिंक्ट। तो लिविंग कौन है? आर्कोसोरिया, लेपिडोसोरिया एंड एनाप्सिडा। एनाप्सिडा का एक ही ऑर्डर चिलोनिया, ये लिविंग है चिलोनिया एनाप्सिडा का। आर्कोसोरिया, आर्कोसोरिया में भी क्रोकोडिलिया ही सिर्फ बचा हुआ है अभी, एंड लेपिडोसोरिया में ये आपके 2, रिंकोसिफेलिया एंड स्क्वामेटा, ये 2 बचे हुए हैं, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो गया। तो आप समझ सकते हैं कि रेप्टिलिया में कितना ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन था, ये सब एक्सटिंक्ट हो गए। कहोगे क्यों हो गया एक्सटिंक्ट? तो आपको हम बताए होंगे एट द एंड ऑफ क्रिटेशियस पीरियड एक बहुत बड़ा उल्का पिंड टकराया धरती से। ये सब ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के नियम में ये फिट नहीं हुए, जो डार्विन का सिद्धांत था, ये सब सर्वाइव फिट किए हुए थे, और इतने अच्छे से फिट थे क्योंकि मीसोजोइक जो एरा है आपका, उस समय जो एनवायरमेंट था वो अभी से गर्म था, वार्म था एनवायरमेंट, ठीक है। और ये एनिमल्स जो हैं इसका भी हम जिक्र करेंगे आपको कि रेप्टिलिया जो है एक्टोथर्मिक होता है, वी आर एंडोथर्मिक एंड रेप्टाइल्स आर एक्टोथर्मिक। बर्ड्स क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं एंडोथर्मिक लाइक अस, ठीक है। तो उस समय हॉट एनवायरनमेंट में भी ये एक्टोथर्मल एनिमल्स वेयर लिविंग, इसका मतलब बहुत अच्छे से ये फिट थे और बड़ा बड़ा इनका साइज हो गया था, बॉडी साइज भी। डायनासोर सब हम बताएंगे क्यों डायनासोर का साइज बड़ा हुआ, उसका भी रीजन था, ठीक है। तो चलिए अब आते हैं पहले यहां पर, ये समझिए। तो 2 ओपनिंग वाले डायप्स, अब इस पिक्चर पर आते हैं, आप इसमें कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट करवाएंगे, आपको समझाएंगे। अब इस फोटो को आप फोकस करें, फोटो दिख रहा है आपको क्लियर? इज दिस विजिबल क्लियरली? आवाज आ रही है? यस सर। 1 सेकेंड।
हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। फॉर द इंटरप्शन, यस सर। फोन आ गया था एक इम्पोर्टेंट। एनीवे, तो हम लोग कहाँ पर थे? अब देखिए ये फोटो दिख रहा है क्लियरली आपको? यस सर। अब देखिए, एंसेस्ट्रल एमनियोट जो है उससे एक ब्रांच निकला, ठीक है। अब इसका स्कल मॉडिफाई होगा डिफरेंट टाइप से, और दूसरा ब्रांच निकला जिसमें स्कल जो है साइनेप्सिड टाइप, हम बताएंगे आपको इसका चर्चा बाद में। इसका बता दिए हैं, प्रिमिटिव साइनेप्सिड्स आर नॉट लिविंग, एक्सटिंक्ट हो गए ये वाले रेप्टाइल्स, साइनेप्सिड रेप्टाइल्स जो थे, एंड द रेप्टाइल्स बिलोंगिंग टू एनाप्सिड ग्रुप, डायप्सिड ग्रुप, दीज सर्वाइव्ड। तो पहले आप क्या हुआ, सबसे पहले कहानी आप समझिए कि रेप्टाइल जो है पहले पैरा रेप्टाइल आया। सबसे पहले पैरा रेप्टाइल कब आया, इसका टाइम कब है? पैरा रेप्टाइल अपीयर्ड इन, देखो एक रीचा ने बहुत अच्छा बनाया है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का टेबल जैसा, मैंने जो बताया था उसको देखो। पैरा इसमें फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर्ड इन, हम बताए ही आपको, फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर्ड ड्यूरिंग, फर्स्ट एम्फीबियन अपीयर्ड इन साइलूरियन, एंड फर्स्ट रेप्टाइल अपीयर्ड इन डेवोनियन, ठीक है। डेवोनियन, हाँ ठीक है, समझ गए, डेवोनियन बोली हो। डेवोनियन पीरियड में फर्स्ट रेप्टाइल आया। वो फर्स्ट रेप्टाइल क्या थे? पैरा रेप्टाइल्स। ये आज जीवित नहीं, एक्सटिंक्ट हो गया। आप देख लीजिए जो बोल्ड में लिखा हुआ है ना, वही आज लिविंग है, एक्सटिंक्ट ग्रुप है, और ये सब जो है एक्सटिंक्ट हो गए, जो बोल्ड में नहीं है। तो पैरा रेप्टाइल्स आपका कब तक था, आया कब? ओर्डोविशियन में, और गया कब? पैरा रेप्टाइल कब गया? पैरा रेप्टाइल गया एट द एंड ऑफ ट्रायसिक पीरियड। ट्रायसिक पीरियड जब खत्म हुआ, यानी ट्रायसिक तो मिसोजोइक एरा के पहले ही था, यानी सबसे पहले ट्रायसिक था, उसके बाद जुरासिक था, फिर क्रिटेशियस था, ठीक है। तो ये डेवोनियन पीरियड में आया पैरा रेप्टाइल। कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड एंजॉय किया, ट्रायसिक पीरियड तक भी ये रहा, लास्ट में ट्रायसिक पीरियड के लास्ट में ये एक्सटिंक्ट हो गया पैरा रेप्टाइल्स, क्योंकि इसका हमको एक फॉसिल मिला जो कि बिलोंग करता है कार्बोनिफेरस टाइम से, उस समय का एक फॉसिल मिला पैरा रेप्टाइल, और बहुत अच्छा फॉसिल मिला हुआ है। तो पैरा रेप्टाइल में क्या था एक्चुअली, ये लैंड पर चलते थे, और बहुत तरह के पैरा रेप्टाइल्स उस समय इवॉल्व हुए थे, ओके। और पैरा रेप्टाइल्स लार्ज, जैसे गैंडा होता है, स्टॉकी टाइप एनिमल्स था, 4 पैर भी हो सकते थे उसके पास, 2 पैर भी हो सकते थे, समवेयर पैरा क्वाड्रूपेडल मतलब 4 पैर थे उनके पास, एंड दे वेयर हर्बीवोर्स, वो घास फूस खाते थे। साथ ही साथ उनके बॉडी प्लेट, यहाँ पर बॉडी के ऊपर प्लेट होता था, प्लेट्स, ओके। हम बताए ना एक्सोस्केलेटन वाला लाइन, जब भी लिनिएज ट्राई किया एक एक्सोस्केलेटन का हम एडवांटेज लें, वो उसके लिए सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि ये एक्सटिंक्ट कब हुआ? एक्सटिंक्ट हुआ ये ट्रायसिक पीरियड में। ट्रायसिक पीरियड में तो उल्का पिंड नहीं गिरा था ना, मास एक्सटिंक्शन हुआ जाके आपका एंड ऑफ क्रिटेशियस में, जिसमें सारे डायनासोर चले गए। ये डायनासोर के पहले आया, ठीक है। तो डायनासोर के पहले जब आया ये, और आपका कब आया? डेवोनियन पीरियड में आया, और डेवोनियन पीरियड के बाद कार्बोनिफेरस एंजॉय किया, उसके बाद पर्मियन एंजॉय किया, पर्मियन के बाद ट्रायसिक पीरियड जब आया, उसके एंड में ये एक्सटिंक्ट हो गया। तो यानी अराउंड 200 मिलियन ईयर्स अगो। तो these were the para reptiles, they were having plates on the body, on their skin, ओके, जो कि उसको डिफेंस प्रदान करता था प्रीडेटर के अगेंस्ट। और फिर ये 200 मिलियन ईयर पहले ये विलुप्त हो गए। तो एक तो लिनिएज ये गया पैरा रेप्टाइल्स। तो अभी तक तो टाइम ये विलुप्त हुआ, कहाँ पहुंचे हम? ट्रायसिक पीरियड में। ट्रायसिक पीरियड में अभी हम लोग पहुंच गए।
और उसी टाइम पर यानी डेवोनियन के टाइम पीरियड में ही लगभग टर्टल जो है ये बिलीव किया जाता है, हालांकि आजकल मॉलिक्यूलर स्टडी डीएनए प्रोटीन का जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पूरा स्टडी किया गया है तो पता लगा है कि फाइलोजेनेटिकली टर्टल जो है मॉलिक्यूलर लेवल पर बिलोंग करता है किसके साथ, आर्कोसोरिया से। ठीक है, वो आप इस सब क्लासिफिकेशन में देखोगे टर्टल को आर्कोसोरिया में घुसा दिया है। ठीक है, नहीं आर्कोसोरिया से नहीं, मॉलिक्यूलर स्टडीज से ये as indicated by the morphological studies से लेपिडोसोरिया से और टू आर्कोसोर से इंडिकेटेड बाय मेनी मॉलिक्यूलर स्टडीज से आर्कोसोरिया से। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आएगा तो तुम इसको टर्टल को आर्कोसोरिया में इंक्लूड करके ही दिखाना, लेकिन हम आपको एडवांस समझा रहे हैं कि अभी तक ये डिबेट चल रहा है कि कछुआ जो है किस प्रकार का रेप्टाइल है, आर्कोसोरिया है कि लेपिडोसोरिया है कि कछुआ जो है उसको पैरा रेप्टाइल के नजदीक हम रखें। बेसिकली मॉर्फोलॉजिकली ये ऐसा लगता है कि पैरा रेप्टाइल का ही कोई सिस्टर लिनिएज था वो टर्टल, और इसके पास स्कल भी जो है एनाप्सिड है। ठीक है, जैसा फ्रॉग के पास है स्कल। ठीक है, उसी टाइप का कोई ओपनिंग नहीं है, फ्रॉग में भी कोई ओपनिंग नहीं है और इसमें भी कोई ओपनिंग नहीं है, एनाप्सिड टाइप का स्कल है। मैं क्लियर हूं, आप लोगों को समझ में आ रहा है? हेलो, Yes, sir. Yes, sir. अब आते हैं आगे। द सेकेंड लीनिएज विच इज कॉल्ड, जिसमें 2 ओपनिंग हुआ, डायप्सिड वाला लीनिएज, उस डायप्सिड वाले लीनिएज से भी बहुत सारा लीनिएज डाइवर्सिफिकेशन हुआ डायप्सिड से। अब देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले एक लीनिएज था जिसको हम आर्कोसोरिया बोले। आर्कोसोरिया लीनिएज में क्रोकोडाइल डेवलप हुआ। अब बेसिक और इसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हम आगे आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, उसके लिए आप चिंता मत कीजिए, अभी आप ऊपरी तौर पर समझ लीजिए। आर्कोसोरिया नेम से इंडिकेट करता पुराना टाइप का रेप्टाइल, तो सबसे पुराना टाइप का तो ये पैरा रेप्टाइल था, टर्टल था। क्रोकोडाइल भी है आर्कोसोरियंस आपका। ओके, तो एक हो गया क्रोकोडाइल का लीनिएज। द सेकेंड लीनिएज जो आर्कोसोरिया से निकला वो डिवाइड हुआ, सबसे पहला वाला आया टेरोसोरस। ये बहुत इंटरेस्टिंग एनिमल है, नाम है इसका टेरोसोरस। दिख रहा है आपको ये एनिमल दिख रहा है टेरोसोरस। लग ये रहा है कि ये बर्ड है, बट ये बर्ड नहीं है, ये डायनासोर है, उड़ने वाला डायनासोर है। And these were the first animals which started flying. अभी तक बर्ड नहीं आया है, ये बर्ड से पहले आया था। ठीक है, टेरोसोरस बर्ड से पहले आया। एंड दीज वेर द डायनासोर्स जो है आपका जो फ्लाइंग है। आर्कियोप्टेरिक्स जो आप लोग पढ़े हो यहाँ पर है, वो सॉरिशियंस है। सॉरिशियंस से भी पहले, डायनासोर से भी पहले एक अलग लीनिएज, एक लीनिएज डायनासोर में गया, और आर्कियोसोरिया का एक लीनिएज तो क्रोकोडाइल बन गया। दूसरा लीनिएज जो है 2 में डिवाइड हुआ, एक लीनिएज जो है वो टेरोसोरस बन गया। टेरोसोरस कब अपीयर हुआ? आप पूछोगे सर टेरोसोरस कब आया? तो टेरोसोरस आया आपका 1 सेकेंड, लेट ट्रायसिक में। लेट ट्रायसिक पीरियड में टेरोसोरस आया। यानी ट्रायसिक कब आया आपका? जब मेसोजोइक एरा स्टार्ट हुआ, ट्रायसिक के बाद जुरासिक आया, फिर क्रिटेशियस आया। तो ट्रायसिक के भी खत्म होने के टाइम पर कौन आया? टेरोसोरस। अब एक बात आप इंपोर्टेंट नोट कीजिए, ट्रायसिक, लेट ट्रायसिक में पैरा रेप्टाइल्स भी एक्सटिंक्ट हुआ, पैरा रेप्टाइल्स एक्सटिंक्ट हुआ एंड टेरोसोरस अपीयर हुआ। ठीक है, एंड टेरोसोरस वेयर द फर्स्ट फ्लाइंग एनिमल्स। ओके, or they originated in late Triassic and were the first tetrapods to exhibit flapping flight. और इसका जो विंग था, विंग स्ट्रक्चर इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द विंग स्ट्रक्चर ऑफ द बर्ड। बर्ड का फीदर और ये बैट का विंग जो मैमल का है, मैमल में उड़ने वाला बैट है,
यहाँ रेप्टाइल में उड़ने वाले बैट कहते हैं। एक्चुअली बर्ड जो है वो एक्चुअली रेप्टाइल ही है बेसिकली। ओके, अब आप यहाँ से समझ सकते हो बर्ड कहाँ से है। डायनासोर का ही एक लीनिएज है बर्ड। ओके, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि बर्ड का सबसे अभी जो लिविंग में है, यानी जो रह रहे हैं धरती पर, सबसे क्लोज रिलेटिव कौन है बर्ड का, आप कहोगे क्रोकोडाइल। क्लोज रिलेटिव है, इसका चचेरा भाई है क्रोकोडाइल। देख लो, यही एक ही बाप है इसका। आर्कियोसोरिया से निकला एक लीनिएज क्रोकोडाइल, और दूसरा लीनिएज से डायनासोर, फिर धीरे धीरे बर्ड यहाँ आया। तो अभी ये सारे तो एक्सटिंक्ट हो गए। लेट क्रिटेशियस में उल्का पिंड टकराया, ये सब हाईली सक्सेसफुल थे लैंड पर रहने के लिए। एडवर्स क्लाइमेट में भी अडेप्ट हो गए थे, उड़ते भी थे, जमीन में पानी में भी रहते थे। ठीक है, एक आपका डायनासोर है जो पानी का डायनासोर है, ये वाला प्लियोसोरस, जमीन पर दौड़ने वाला, जो हवा में उड़ने वाला, बहुत सक्सेसफुल ग्रुप था। लेकिन वो भगवान ने इस भेजा ऊपर से वज्र और इसको मारा ताकि मैमल्स आ सके, नहीं तो ये तो सब कुछ खा जा। लैंड जैसे ही लाइफ लैंड पर आया, सब अकबका गया एनिमल की। इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है, आराम से रह सकते हैं लैंड पर, खूब मजा से, खूब विकास हुआ एनिमल्स का, डाइवर्सिफिकेशन हुआ, है ना, नया नया आया था रहने। अब देखिए बर्ड भी जो है वो आपका डायनासोर ही है, ये हम डिस्कस करेंगे बाद में। सॉरिस्चियन डायनासोर जो था उसी से एंसेस्टर से बर्ड आया। अब थर्ड जो है, ये जो है आपका प्लियोसोरस, दिस वन, और इस्थियोसोरस, ये हम पढ़ाएंगे आपको। ये भी एक्सटिंक्ट हो गया, पानी में रहता था। ये सब रेप्टाइल, एक्वेटिक रेप्टाइल थे। ये भी लिनिएज, ये एक्सटिंक्ट हो गया। एंड डायप्सिड का ये दो लिनिएज, एंड डायप्सिड का फिर एक लिनिएज जो आज लिविंग है, जिसमें गिरगिट है, टुआट्रास गिरगिट, स्क्वामेट्स, इसमें सांप वगैरह है, लेपिडोसॉर्स है, और थर्ड इज, और ये साइनेप्सिड्स है। समझ में आया आपको? यस सर। यस सर। अब आते हैं हम टॉपिक पर। ये भी टॉपिक ही था। Amniotes are the tetrapods that have a terrestrially adapted egg. क्या बोले थे? सब अंडे का फंडा है, अंडा जैसे बन गया, एमनियोटा के पास आ गया बहुत बढ़िया वाला अंडा, जो जमीन पर उसके बच्चों को डेवलपमेंट दे सके, है ना, अपना उसका प्राइवेट पूल है। ठीक है, प्राइवेट पूल कहाँ है? एमनियोटिक सैक, नाम सुने होंगे, एमनियोटिक सैक, एमनियोटिक फ्लूइड रहता है उसमें। एमनियोटिक फ्लूइड प्रोवाइड द कुशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, और ये मैमल्स में भी होता है। उसी समय से ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुआ और मैमल्स तक में ये रखा गया, और अभी तक है, क्योंकि ये काफी फायदा पहुंचाया। ओके, तो क्या है? एमनियोट्स आर ए ग्रुप ऑफ टेट्रापोड्स हुज एक्सटेंट मेंबर्स आर रेप्टाइल्स, ओके, इंक्लूडिंग बर्ड्स एंड मैमल्स। तो एमनियोट्स वैसे टेट्रापोड्स हैं जो कि आज मौजूद हैं धरती पर, किसके रूप में? रेप्टाइल के रूप में, बर्ड के रूप में, और मैमल्स के रूप में। तो आप क्या कह सकते हो? मैमल्स भी रेप्टाइल से निकला, बर्ड भी रेप्टाइल से ही निकला है। ड्यूरिंग देयर इवोल्यूशन, ये फिगर हम एक्सप्लेन करेंगे अभी थोड़ी देर में। ड्यूरिंग देयर इवोल्यूशन एमनियोट्स एक्वायर्ड ए नंबर ऑफ न्यू एडेप्टेशंस टू लाइफ ऑन द लैंड। डेराइव्ड कैरेक्टर्स ऑफ द एमनियोट्स, किस कैरेक्टर के आधार पर एमनियोट का मेन कैरेक्टर क्या था? एमनियोट का कैरेक्टर मेन है जो डिराइव हुआ है एंसेस्टर से। एमनियोट्स आर नेम्ड फॉर द मेजर डिराइव्ड कैरेक्टर ऑफ द क्लेड, ये जो जिस वंश से बिलोंग करता है उस वंश में एमनियोटिक एग है, यही इसका कैरेक्टरिस्टिक। एमनियोटिक एग मतलब वैसा एग जिसमें एमनियोन हो। ओके, तो एक्चुअली एमनियोन ही नहीं होता है सिर्फ, इसमें एमनियोन है, कोरियोन है, एलेंटॉइस है, एंड योक सैक। these four, sorry, there are 4 extra embryonic membranes. These are the 4 extra embryonic, लेकिन एमनियोन के आधार पर इस एक का नाम रखा है। तो सब इंपॉर्टेंट,
लेकिन एमनियोटिक थोड़ा सूट लगा होगा, ज्यादा अच्छा लगा होगा बोलने में, तो उसी के नाम पर एमनियोटिक एग नाम रख दिया है। एमनियोटिक एग में कोरियन भी, एमनियोन भी, ओके, एलेंटॉइस भी एंड योक सैक भी, which contains 4 specialized membranes, that is the amnion, chorion, yolk sac and allantois। ये फिगर को देखिए आप लोग, ये फिगर दिख रहा है आपको, ये फिगर दिख Yes, रही है sir. आपको? Yes, sir. ओके, now I'll explain it। ये समझ लो मुर्गी का अंडा है। वैसे यहाँ लिखा हुआ रेप्टाइल, तो रेप्टाइल मुर्गी का अंडा एक ही जैसा होता है, मोर और लेस। एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन उसमें भी प्रेजेंट, सब एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन तो सारे एमनियोन में प्रेजेंट होंगे, बर्ड में, रेप्टाइल में, मैमल में, ठीक है। तो फर्स्ट वन इज, आप एमनियोन से ही स्टार्ट करते हैं, जिसको सबसे इंपॉर्टेंट ये बता रहा है। आप देख रहे हैं ये एम्ब्रॉयो है, एरो दिख रहा है आपको, दिस इज द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द एग एट दिस स्टेज इज मल्टी सेल्यूलर। दो चीज आप लोग ध्यान में रखिए, या एक पॉइंट ध्यान में रखिए, एग कैन बी यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। इफ द एग इज मल्टीसेल्युलर, इसका मतलब है एग के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। एग मतलब ये कैलकेरियस एग है, ये मल्टी सेलुलर है, अगर हो गया तो डेवलपमेंट हो रहा है। यूनिसेलुलर जायगोट यूनिसेलुलर था, उससे मल्टीप्लाई होकर के आगे प्रोसीड हो गया है। तो जब डेवलपमेंट शुरू हो गया, मल्टी सेलुलर स्टेज पर है, एट दैट स्टेज 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा मेम्ब्रेनिक मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स। जब यूनिसेलुलर स्टेज पर था तब क्या क्या था उसके अंदर, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन था, ओके, ठीक है, ये सब अभी नहीं बताएंगे आपको ज्यादा। योग सैक था उस समय भी, योग सैक था, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन था, जोना पेलिसुडा था, ये सब स्ट्रक्चर्स थे एक के चारों तरफ। हाँ, कोरोना रेडिएटा था। हेलो, Yes, sir. मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि नेटवर्क लगता है गड़बड़ा गया क्या, आवाज आ रही है? Yes, sir. यहाँ Yes, भी sir. नेटवर्क इशू हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग में ठीक रहेगा, उसमें देख लेना। तो अब क्या है, एमनियोन क्या होता है? एमनियोन प्रोटेक्ट्स द एम्ब्रियो इन ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी दैट कुशन्स अगेंस्ट द मैकेनिकल शॉक। अब एम्ब्रियो जो है बहुत कोमल है, मुलायम है, उसके अंदर हड्डी भी डेवलप नहीं हुआ है, कोई उसके अंदर सॉलिड स्ट्रक्चर ज्यादा नहीं, पुल है, पिलपिला है, उसको खतरा है, अगर कुछ भी हल्का चोट हुआ, इंजरी हुआ, उसका अंग भंग हो सकता है। तो एम्ब्रियो को चारों तरफ एक गद्देदार चीज हो, तो एक फ्लूइड में वो तैर रहा है, एम्ब्रियो फ्लोट कर रहा है, ओके, and that fluid is called as amniotic fluid, and amniotic fluid is inside this, ये blue वाला जो है ये amniotic fluid है, and amniotic fluid is present inside the amniotic sac। ये amniotic sac हुआ, ये पूरा उस पूरे ये स्ट्रक्चर को amniotic sac बोले। amniotic sac के अंदर amniotic fluid है, amniotic fluid amniotic sac के का जो बाउंड्री है उसको amnion कहते हैं, यही मेम्ब्रेन है, ओके। वो मेम्ब्रेन जो कि एमनियोटिक फ्लूइड को कैद किए हुए है, उस मेम्ब्रेन को एमनियोन बोले। ये इंपॉर्टेंट है, मेम्ब्रेन इज इंपॉर्टेंट। अगर मेम्ब्रेन नहीं होता तो एमनियोटिक फ्लूइड लीक करके पूरे में पसर जाता। तो स्पेशल कैरेक्टर्स ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड इज मेंटेन्ड बाय द एमनियोन मेम्ब्रेन, एंड द फंक्शन ऑफ दिस इज it provides the cushion against the mechanical shock. The second important one is membrane is chorion। कोरियन का क्या काम है? कोरियन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द एलेंटॉइस, एलेंटॉइस और कोरियन मिलके, एलेंटॉइस भी करता है, कोरियन भी करता है, एक्सचेंज गैसेस बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द एयर। तो कोरियन बोलते हैं पूरा ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में, कोरियन के अंदर योग सैक है, एक मेम्ब्रेन है ये, दिस कोरियन मेम्ब्रेन इज ऑन द, मतलब यहाँ पर एग व्हाइट हो गया, दिस इज एग व्हाइट। एग व्हाइट के बाद इनर साइड पर कोरियन है। कोरियन का क्या काम है? कोरियन के अंदर ही ये सब है, योग सैक और एलेंटॉइस भी कोरियन के अंदर है।
और आपका एमनियोन भी कोरियोन के अंदर है। कोरियोन का क्या काम है? एंड इट participates in the exchange of gases between the embryo and the air. ये फेफड़ा का काम कर रहा है। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस फ्रीली अक्रॉस द सेल। कैलकेरियस सेल है, ये पोरस होता है, इससे गैस एक्सचेंज हो रहा है, एल्बुमिन में डिजोल्व हो रहा है, डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है। चूंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का कंजम्पशन हो रहा है तो एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ऑक्सीजन कंजम्पशन हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ धीरे धीरे कम होता है, कम हो रहा है ऑक्सीजन, तो बाहर ज्यादा है तो बाहर से अंदर ऑक्सीजन घुस गया। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा, बाहर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम है तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूजन प्रोसेस से एल्बुमिन में डिजोल्व होके फिर कैलकेरियस पोल से पोरस से बाहर चला गया। तो इस तरह से यहाँ रेस्पिरेशन हो रहा है एंड सिंपल रेस्पिरेशन है, कोई मैकेनिकल पंपिंग की जरूरत नहीं है, सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से एंड द कोरियोन इज पार्टिसिपेटिंग इन दिस। थर्ड वन इज एलेंटॉइस। एलेंटॉइस इज लाइक ए किडनी ऑफ एग, समझ लो। ये आपका वेस्ट मटेरियल, मेटाबॉलिक वेस्ट को एलेंटॉइस जो है डिस्पोज करता है। इट इज डिस्पोजल सैक, मतलब जैसे घर में एक डस्टबिन होता है ना, घर का दरवाजा बंद है, कोई बाहर जा नहीं सकता, खतरा है बाहर, तो घर में आपका कुछ भी फेंकोगे, कचरा होगा तो आप डस्टबिन में डालोगे, और मौका देखेगा घर के बाहर निकल सकते हो तो चुपके से निकलोगे, डस्टबिन कहीं दूर जाके फेंक के आओगे। लेकिन यहाँ तो एग है, पूरा बंद है, कोई बाहर एक्सटीरियर कोई निकलने का नाली तो नहीं बना हुआ है जैसे हम लोग पेशाब करते हैं। तो ये अपना वेस्ट मटेरियल कहाँ डंप करेगा कंटिन्यूअसली, और उससे उसको खतरा भी नहीं हो, क्योंकि वेस्ट जो है टॉक्सिक है। तो एक एलेंटॉइस है, स्पेशल सैक है, उसमें ये डंप करते जाता है वेस्ट मटेरियल, और ये जमा होते गया वेस्ट मटेरियल। जैसे जैसे एग डेवलप होते गया जाता है, योक सैक घटते जाता है, एलेंटॉइस थोड़ा बढ़ते जाता है। ये एलेंटॉइस में वेस्ट मटेरियल जो है डंप किया जाता है, और बाद में जब एम्ब्रियो बन के निकल गया फट के, एलेंटॉइस सब वहीं रह गया और चूजा बाहर निकल गया। ओके, द मेम्ब्रेन ऑफ द एलेंटॉइस आल्सो फंक्शन विद द कोरियोन एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन। और एलेंटॉइस का भी जो मेम्ब्रेन है, यहाँ वाला मेम्ब्रेन देखोगे कि यहाँ पर कॉमन मेम्ब्रेन है। कोरियोन जो है देखो, इट इज कंटिन्यूअस विद द एलेंटॉइस मेम्ब्रेन हियर। तो एलेंटॉइस मेम्ब्रेन एंड कोरियोन मेम्ब्रेन हियर they have joined, and at this region they both are participating in the gaseous exchange in this region, but in this region only the कोरियोन का मेम्ब्रेन is participating in the gaseous exchange। तो कह सकते हैं दोनों मिलके, एलेंटॉइस भी करता है, कोरियोन भी करता है, दोनों मिलके इसका फेफड़ा का काम कर रहा है। एमनियोन जो है उसको प्रोटेक्शन दिए हुए है, योक सैक जो है उसको खाना दे रहा है, जो योक मटेरियल था। योक सैक कंटेन्स द योक, स्टॉक पाइल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और ब्लड वेसल भी इसी में डेवलप तो है, क्योंकि योक न्यूट्रिएंट को ब्लड वेसल के थ्रू ये इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओके, एम्ब्रियो में। और एलेंटॉइस में भी ब्लड वेसल्स डेवलप होने लगते हैं, क्योंकि फिर वेस्ट प्रोडक्ट इसमें डंप होना है, तो ब्लड वेसल की जरूरत होती है। यहाँ पर ब्लड वेसल रहते हैं, यहाँ पर ब्लड वेसल रहते हैं, और एम्ब्रियो में भी ब्लड वेसल होता है। ओके, other nutrients are stored in the albumin egg white. other nutrients भी albumin egg white में होते हैं, जिसको यूज करता है एम्ब्रियो। ओके, समझ में आई ये बात? कोई दिक्कत? आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। तुम लोग सुस्त हो, लगता है एनर्जी बैटरी डाउन है क्या, या मोबाइल जिज्ञासा नहीं ऑन कर ज्वाइन कर पा रही तब से? ठीक है ना। अब देखो ये हो गया एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन्स, बिकॉज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द। क्यों एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक बोले? क्योंकि वो एम्ब्रियो से एक्स्ट्रा है, दे आर नॉट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द एम्ब्रियो, दैट्स व्हाई एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक। दीज मेम्ब्रेन्स डेवलप फ्रॉम टिश्यू लेयर्स दैट ग्रो आउट फ्रॉम द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो से बाहर का टिश्यू लेयर है। द एमनियोटिक एग इज नेम्ड फॉर द एमनियन which encloses a compartment of fluid that bathes the embryo and acts as a hydraulic shock absorber
The other components in the eggs functions in gas exchange, the transfer of stored nutrients to the embryo and waste storage. वेस्ट को डिस्पोज नहीं कर पाता है ना, ओके, ये स्टोर करता है वेस्ट को। डस्टबिन है एलन ट्वाइस। The amniotic egg was a key evolutionary innovation for terrestrial life. It allowed the embryo to develop on lands in its own private pond, hence reducing the dependence of tetrapods on an aqueous environment for reproduction. इसलिए एग जब आ गया तो अब इसको जरूरत नहीं है एक्वस एनवायरनमेंट की, रिप्रोडक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए। वो टेरेस्ट्रियल लाइफ में भी, लैंड पर भी वो अब अपना जो है जनसंख्या बढ़ा सकता है, इसीलिए वो सेलेक्ट हो गया, सक्सेसफुल हो गया। सो एमनियोट्स बिकेम वेरी सक्सेसफुल। अब देखिए, इन कॉन्ट्रास्ट टू एग सेललेस एग्स ऑफ एम्फीबियन, द एमनियोटिक एग्स ऑफ मोस्ट रेप्टाइल्स एंड सम मैमल्स हैव ए सेल। ये भी डिफरेंस है। कैसे सेल आता है? सेल जो है क्या चीज का होता है? कैल्केरियस है, कैल्शियम कार्बोनेट है ना। क्या चीज है? कैल्शियम कार्बोनेट है ना, या कुछ और है? ओके सर, कैल्शियम कार्बोनेट। तो आप सोचोगे ये फर्टिलाइज हुआ कैसे, स्पर्म इस एग में आया कैसे? बाहर तो कड़ा खोली है इसके ऊपर, कैसे घुसा होगा स्पर्म? ओके, तो बेसिकली होता क्या है कि ओवरी में जब ओव्यूलेशन होता है तो इनफंडिबुलर पॉकेट में क्या आया? एग आया। ये पूरा योक के साथ इसका ऊ साइड, और इसके अंदर वन सेल स्टेज है, हैप्लॉइड स्टेज। ये तो मल्टी सेलुलर, उस समय मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। तो ऊप्लाज्म है, ऊप्लाज्म के बाहर वाइटलाइन मेम्ब्रेन है एंड उसका न्यूक्लियस है, and the yolk is there. At the end of growth phase in the oogenesis, large amount of yolk is secreted in the liver. yolk secrete कहाँ होता है? लीवर में। ओके, तो इस जो चूजे की माँ होगी, जिसका अंडा से ही चूजा निकलेगा, उस अंडा में जो योक है वो कहाँ से आता है? जिस मुर्गी ने अंडा दिया, यानी जो इसकी मदर है, उसके लीवर में सिंथेसाइज होता है ये योक। तो लीवर में सिंथेसाइज होकर के फिर ये जमा होता है, और तो योक जब जमा होता है, फिर जब ओव्यूलेशन होता है एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड के बाद, फिर उसका मैच्योरेशन फेज आता है। मैच्योरेशन फेज के बाद तुरंत ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन होने के बाद रेप्टाइल और बर्ड दोनों का मैकेनिज्म सेम है। रेप्टाइल और बर्ड में ओव्यूलेशन होने के बाद दे एग जो है विद द योक सैक, दे फॉल इन द इनफंडिबुलर पॉकेट, और वहां पर जो है इनफंडिबुलर पॉकेट में आने के बाद ओविडक्ट से जब क्रॉस करता है, एंटीरियर ओविडक्ट इज ग्लैंडुलर इन नेचर, एंड इन फ्रॉम दैट ग्लैंड्स एल्बुमिन प्रोटीन इज सिक्रीटेड, एंड ये एग के चारों तरफ एल्बुमिन वहां डिपॉजिट होता है। फिर उसके बाद जब आगे चलता है और यूटेराइन पोर्शन ऑफ द ओविडक्ट में जब पहुंचता है, तब ये अंडा के बाहर जो कैल्केरियस सेल, वहां पर इसमें फॉर्मेशन होता है। पहले, उसके पहले ये कैल्केरियस सेल के ठीक नीचे देखोगे झिल्ली जैसा रहेगा, है ना, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, एल्बुमिन आया, एल्बुमिन के चारों बाहर सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाहर फिर कैल्केरियस सेल का फॉर्मेशन होता है। ये एम्फीबिया में हो रहा था? नहीं हो रहा था। एम्फीबिया में एक ओव्यूलेशन के बाद एक डार्क कैल्केरिएशन नहीं हो रहा था, ना ही एल्बुमिन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऐड हो रहा था। ये सब मॉडिफिकेशन हुआ फॉर द टेरेस्ट्रियल लाइफ। ओके, एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन ऐड हुआ एल्बुमिन, और अब एग को चारों तरफ एक कठोर बाउंड्री दे दी गई ताकि रह सके ठीक से, और एक ही अंडा बनाया। एम्फीबिया 2000 अंडा दे रहा था। मुर्गी क्या करती है? एक टाइम पर एक अंडा देगी, 4 अंडा देगी, 2 अंडा, मतलब कोई दूसरा एनिमल 2-3 अंडा भी देता है, ज्यादा नहीं देता। अब सांप जो है वो बहुत सारा अंडा देता है। ओके, तो कुछ एक एक्सेप्शन है,
लेकिन ज्यादातर थाउजेंड्स तो नहीं देता ना, ज्यादा दहाई, सैकड़ा, 2 दर्जन, 3 दर्जन इतने देता है, 1000 में नहीं जाता है। ठीक है, मुर्गी एक अंडा एक टाइम देगी, ऑस्ट्रिच एक अंडा एक टाइम, ह्यूमंस एक अंडा एक टाइम पर। तो इस तरह से हुआ। इन सब के आने के बाद क्या बताना चाह रहे थे, मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. So the amniotic egg was a key evolutionary innovation for the terrestrial life. Terrestrial life का की इनोवेशन था एग। ठीक है, एग। ओके, तो यही फर्स्ट इंसेक्टा जो आया आपका, कब आया? ओर्डोविशियन में, रेप्टिलिया के साथ। तो वो भी टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए अडेप्ट हुआ, उसका भी अंडा सेंट्रोलेसिथल बना। और ये अंडा जो है कौन सा लेसिथल होगा? एनीबॉडी? सेंट्रोलेसिथल मतलब सेंटर में योग आ गया, वो इंसेक्ट का अंडा था। और एमनियोटा का जो अंडा है वो कैसा होता है? अमाउंट ऑफ योग इज वेरी लार्ज एंड योग इज हैवी। सो एक योग जो है, अंडा जब रखोगे ऐसे सरफेस पर हॉरिजॉन्टली, तो योग जो है नीचे सेटल हो जाता है, नीचे बैठता है। ओके, तो योग इज, सो द एग इज कॉल्ड टीलोलेसिथल एंड मीसोलेसिथल। कुछ का मीसोलेसिथल भी होता है, मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग इज देयर। ओके, एंड कुछ का मैक्रोलेसिथल होता है। मीसोलेसिथल मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ ये योग, और मैक्रोलेसिथल मतलब ज्यादा योग का अमाउंट है। मुर्गी का अंडा बहुत ज्यादा योग है उसमें, जर्दी पीला वाला, वो मैक्रोलेसिथल एग है। ओके, तो जब एग मीसोलेसिथल, एक तो एग होता है माइक्रोलेसिथल जिसमें कम है, जैसे फ्रॉग का एग। ओके, कौन वेटिंग है? लकी केसरी नहीं आएगी। फ्रॉग का एग, फिर डेवलपमेंट हुआ जब योग अमाउंट ज्यादा, इवोल्यूशन हुआ, योग अमाउंट ज्यादा सॉरी अंडा में स्टोर्ड हुआ, तो मीसोलेसिथल एग आया। मीसोलेसिथल एग में मॉडरेट अमाउंट ऑफ योग था और मैक्रोलेसिथल एग में थोड़ा ज्यादा था। तो जब योग बढ़ा तो योग जो है अब नीचे बैठा। ओके, जब योग माइक्रोलेसिथल था तब उस समय उसको योग जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था।